Hello everyone. Once again, I Faizia Kidwai welcome you all to Balaji online classes. Today I am here to illustrate chapter number 5, which is Crafts and Industries of class 8th History. So what happened? During Indus Valley civilization, we have got certain evidences and certain proofs that actually made us realize that India has a very rich heritage of crafts since that time. Craft means making of basically the products, the objects out of metal, iron carving, stone carving, basketry, matting, etc. And Indian crafts basically flourished during Mughal period. मुगल पीरियड के टाइम पे जो इंडियन क्राफ्ट था वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ एंड ऑलमोस्ट 150 टाइप्स ऑफ फैब्रिक जो था दैट वाज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड. Also, Emperor Akbar, he encouraged the production of silk, and Bengal became a very important center for the production of raw silk. Then what happened in pre-British area? The artisans mainly catered to the needs of village community, while in big towns there were craftsmen who were patronized by local rulers and nobles. ये जो craftsmen होते थे ये luxury goods produce करते थे, बनाते थे और उसके बाद इसको ट्रेडर्स को देते थे सेल आउट करने के लिए मार्केट में. और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे सिल्क की, कॉटन टेक्सटाइल्स की, जूट की, ओपियम की, सॉल्ट की, स्पाइसेस की, यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली. तो द फाइन कॉटन क्लॉथ स्पेशली द ढाका मसलिन वाज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमारा डेका मसलिन टाइप ऑफ फैब्रिक था दैट वाज इन ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट जब धीरे धीरे मुगल रूल वीक होने लगा तो जो हमारे अर्बन स्किल्ड क्राफ्टमैन थे दे फ्लरिश्ड इन देयर रीजनल सेंटर्स लाइक लखनऊ, सूरत, ग्वालियर, झांसी, पटना, बनारस एक्सेट्रा. बट थिंग्स चेंज्ड एज सून एज ब्रिटिशर्स एंटर्ड इन अवर कंट्री. जैसे ही ब्रिटिशर्स एंटर्ड हुए वो अपनी पॉलिसीज लेकर आए और उन्होंने पूरी मार्केट को पूरे ट्रेड को ऑल्टर्ड कर दिया. जो पॉलिसीज जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था उसमें ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन था. जब ब्रिटिशर्स आए जो उनकी पॉलिसीज थी दैट वर वेरी ऑपरेसिव और उन्होंने एक एड ऑन कर दिया एक्सप्लॉयटेशन में. जो एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट कर रहा था उसे रिप्लेस ना करके, उसे खत्म ना करके उसमें और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा एक्सप्लॉयटिव पॉलिसीज एड ऑन कर दी. देन कम्स द टॉपिक डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. नाउ Indian handicraft faced a sharp decline with the coming of Britishers from the 19th century. East India Company जब आई तो what it did, it began to monopolize the artisans and start dictating its rules to the craftsmen. वो अपने रूल्स बनाने लगी, वो अपनी चीजें इम्प्लीमेंट करने लगी. एंड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और ब्रिटिशर्स they got a new system that was factory system, they got new machines, they reoriented the process of trade. और उस टाइम पे उन्होंने जो मार्केट्स थी एशिया और अफ्रीका की उन्हें कैप्चर कर लिया और मोनोपोलाइज कर लिया. Thus the British government followed a policy of free trade or unrestricted entry of British goods in India in the 19th century, and this led a major cause in the decline of Indian handicraft industries. क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने फ्री ट्रेड की पॉलिसी लाई. फ्री ट्रेड पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि जो मूवमेंट होता है गुड्स का वो फ्रीली होता है. मीन्स जो भी गुड्स इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे उनमें किसी भी तरह का कोई भी टैक्स या ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज नहीं लग रही थी. और इससे क्या हो रहा था, जो मार्केट थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज की जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी. जो गुड्स थे ब्रिटिशर्स के वो मशीन मेड थे एंड जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो प्रोडक्ट्स थे दे वर नॉट एबल टू compete with the advanced machine made goods which were both of good quality and also cheaper. इसकी वजह से एक imbalance create हो गया and this led to the decline of Indian export market. Now we are going to discuss some of the major reasons why which caused the downfall of Indian industries. पहला है इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स. अब क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स ने फ्री ट्रेड की पॉलिसी फॉलो की. उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स जो इंडियन एक्सपोर्ट था उस पर हैवी ड्यूटीज लगाई, हैवी टैक्सेस लगाए, जिससे क्या हुआ
लॉस होना स्टार्ट हो गया। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया, एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया इन लार्ज क्वांटिटीज, जो भी मटेरियल वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल वो बल्क अमाउंट में कर रहे थे, और जो उनका एटीट्यूड था दैट वाज वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द इंडियन वीवर्स। दे यूज्ड टू ऑप्रेस इंडियन वीवर्स थ्रू देयर एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज, एंड ऑल्सो जो एक अनफेयर कॉम्पिटिशन था विद द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। These were the some reasons that actually led the downfall of Indian industries. Then comes the topic, the Industrial Revolution. क्या हुआ कि अर्ली मेडुअल पीरियड में to satisfy the growing demands, the growing needs of the products, a new system came, and the system was called as डोमेस्टिक सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो प्रोडक्शन हाउसेस होते थे वो बेसिकली जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते थे वो हाउसेस में ही बिल्ड होते थे, बट जो रॉ मटेरियल होता था वो मर्चेंट सप्लाई करते थे। उसके बाद जो क्राफ्टमैन होते थे वो उस मटेरियल को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करते थे और उसी सेम मर्चेंट को दे देते थे सेल आउट करने के लिए इन दी मार्केट। बट दिस सिस्टम ऑल्सो प्रूव्ड इनएडिक्वेट टू कीप अप विद द डिमांड। उसी टाइम पे कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप हुई लाइक स्टीम इंजन, कॉटन गिन, पावर लूम, स्पिनिंग जेनी, और इन मशीन्स के साथ साथ ब्रिटिशर्स को एक नया सिस्टम मिल गया। दैट सिस्टम वाज द फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम के आने से जो डिमांड थी, जो मार्केट था, वो सडनली उसका प्रोडक्शन जो है, मार्केट प्रोडक्शन, वो राइज अप कर गया। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या? The series of industrial and technological changes that began in the 18th century, resulting in the cheap and efficient mass production of various types of goods, is called as industrial revolution. जो भी चेंजेस हुए टेक्नोलॉजिकल, उसकी वजह से जो मास प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ गुड्स का, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही मास प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, जो लेबर्स थे, जो वीवर्स थे, जो आर्टिजन्स थे, बेसिकली वो विलेज से और स्मॉल एरियाज से मूव करने लगे, माइग्रेट करने लगे टूवर्ड्स दी टाउन्स एंड सिटीज इन ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू सर्च द एम्प्लॉयमेंट। और इससे क्या हुआ, जो हमारे टाउन्स थे वो क्राउडेड हो गए, वहां पर प्रॉपर लिविंग कंडीशंस नहीं थी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं था, और पुअर सीवेज सिस्टम की वजह से क्या हुआ, एपिडेमिक हो गया। जो विमेन और चिल्ड्रन थे, दे यूज्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। किसी भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के बिना ही वो बेचारे काम कर रहे थे लॉन्ग आवर्स की वजह से, और जो उन्हें वेजेस मिलती थी दैट वर ऑल्सो वेरी अनफेयर। जो वेजेस मिलती थी वो भी उन्हें बहुत ही कम मिलती थी। बिफोर द रिवॉल्यूशन सिचुएशन क्या थी, कंप्लीटली डिफरेंट थी। इंडिया हैड सप्लाइड फिनिश्ड गुड्स टू इंग्लैंड, बट थिंग्स चेंज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो यूरोपियन कंपनीज थी, व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू सर्च चीप लेबर मार्केट एंड ऑल्सो द बल्क क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। और इसके लिए वो क्या चाह रहे थे कि वो जो भी कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हैं, उन कंट्रीज को वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली टेक ओवर कर लें। अगर वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली टेक ओवर कर लेंगे तो वो वहां की मार्केट्स को मोनोपोलाइज कर लेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द चेंजेस, द मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। क्या हुआ कि 1757 के बाद ज्यादा से ज्यादा जो एरिया था वो कंपनी ने अपने अंडर कर लिया। ठीक है, जो ब्रिटिश के गुड्स थे उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए उन्होंने रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, कैनल्स बनाना स्टार्ट किया, रेलवे सिस्टम पूरा उन्होंने सेटअप करा। और स्वेज कैनाल के बनने से क्या हुआ, इंडिया इट केम क्लोजर टू इंग्लैंड, एंड नाउ जो ट्रांसपोर्टेशन था दैट बिकेम मोर चीपर। जो ट्रांसपोर्टेशन था इंग्लैंड से इंडिया वो और ज्यादा चीप हो गया। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज को डैमेज किया था दैट वाज द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी थी जिसमें आप एक साइड से जो भी इंपोर्ट हो रहा है इंग्लैंड से उसको इनकरेज कर रहे हो, पर जो भी इंडियन एक्सपोर्ट है उसको आप डिस्करेज कर रहे हो। तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। देन what happened, the Indian handmade goods that were unable to compete against the much cheaper products of British mills. जो ब्रिटिश के मशीन मेड गुड्स थे उससे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो compete नहीं कर पाए, and this also result in the downfall of Indian industries. Then comes the topic growth of modern industries.
अच्छा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। फर्स्ट थी जूट, सेकेंड थी कोल माइनिंग और थर्ड थी कॉटन टेक्सटाइल। जो फर्स्ट जूट मिल थी दैट वाज सेट अप विद ब्रिटिश कैपिटल इन बंगाल एंड विच वाज फॉलोड लेटर बाय सेटिंग अप ऑफ मोर जूट मिल्स इन अदर प्लेसेस। कोल माइनिंग भी फ्लरिश हुई इंडिया में, क्योंकि रेलवेज में कोल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए कोल का भी बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हो गया। एंड इन 1907 जमशेदजी टाटा सेटअप आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। उसके बाद जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी रैपिडली ग्रो की 19th सेंचुरी में, और जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी दैट वाज सेटअप एट बॉम्बे इन 1853। और उसके बाद बहुत सारी कॉटन मिल सेटअप हुई अहमदाबाद में, मद्रास में, बंगाल में, नागपुर में, शोलापुर में एक्सेट्रा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, जस्ट पहले, इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बट जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी इन्होंने बेनिफिट भी किया, बट इन द सेम वे इनके कुछ डीमेरिट्स भी थे, लाइक द क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ, जो हमारे वीवर्स थे, जो हमारे आर्टिजन्स थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया अदर देन टू वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज एज लेबर्स फॉर पुअर वेजेस। पुअर वेजेस के रिटर्न में इनको वर्क करना पड़ रहा था उन इंडस्ट्रीज में। ऑल्सो जो प्लांटेशन इंडस्ट्री थी वॉज wholly owned by the foreigners and Indian were merely workers in these plantations. Then क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया, उनको किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी बेनिफिट जैसे कि लोन्स हैं, इंश्योरेंस है, इस टाइप की कोई भी चीज उन्हें नहीं प्रोवाइड की, उन्हें किसी भी तरह से इनकरेज नहीं किया गया। और इसलिए जो इंडियन मार्केट्स थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो और ज्यादा नीचे आ गई। Then as a result of industrialization, 2 new social class emerged in India, the capitalists and the workers. और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था सोसाइटी में, इसकी वजह से 2 क्लासेस बन गए, एक कैपिटलिस्ट थे और एक वर्कर्स थे। और चूंकि इन लोगों की इंटरेस्ट क्लैश कर रहे थे एक दूसरे से, इसलिए जो इनके बीच का स्पेस था वो और ज्यादा बढ़ता गया। Now we have a case study to discuss, that is textiles, a case study. अब क्या हुआ कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ उस टाइम पे हमें जो एविडेंसेस मिले, जैसे कि हमें मिला सेवरल स्पिंडल्स एंड अ पीस ऑफ कॉटन स्टक टू अ सिल्वर वाज which actually revealed that spinning and weaving was known to the people of हड़प्पन्स। जो हड़प्पन्स थे वो स्पिनिंग और वीविंग करना जानते थे। और हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले, जैसे सेवरल टूल्स वी हैव गॉट विच वर यूज्ड बेसिकली इन द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ, पोर्शन ऑफ वोवन मैटर डाइड कॉटन क्लॉथ एंड नीडल्स। और हमें कुछ ऐसी भी चीजें मिली, कुछ ऐसे भी प्रूफ्स मिले जिससे हमें ये पता चला कि जो गारमेंट्स होते थे उस टाइम पे दैट वर नॉट स्टिच्ड, वो स्टिच्ड नहीं होते थे, और जो भी उन पे वर्क होता था वो बेसिकली एम्ब्रॉयडरी होती थी या तो ब्लॉक पेंटिंग होती थी। The best early documentation of sophistication and variety of textiles won several hundred years ago from the paintings of Ajanta caves. अगर हम अजंता caves में देखें तो अजंता caves actually verifies the weaving of fine muslin with decorative designs, embroidery, brocades and tie-dye that already existed in Indian society. उसके बाद जब इस्लामिक ग्रुप्स माइग्रेट करके इंडिया में आए तो वहाँ उन्होंने भी जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल था इंडिया का उसको चेंज करा। बेसिकली दिस पीपल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम कोल्डर रीजन्स, तो इनकी जो गारमेंट्स होते थे बेसिकली वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के होते थे। लाइक जो इनकी स्विमिंग होती थी, गारमेंट की जो स्विंग होती थी, दैट रिक्वायर्ड अ स्पेशल लाइट वेट फैब्रिक ड्यूरिंग हॉट इंडियन समर। उसमें जो जामदानी होता था, जामदानी विच वॉज एन एक्सट्रीमली फाइन बंगाल मसलिन दैट बिगेन टू यूज फॉर दिस पर्पज। देन वी हैव अलिप्पो क्लॉथ विच वॉज नोन एज मशरू वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। और यूरोपियन के आने से क्या हुआ कि जो बहुत सारी इंडियन क्लॉथिंग थी, टेक्सटाइल टर्म्स थे जैसे कि खाकी, मसलिन, पिजामा, शॉल्स, ऑल दीज थिंग्स गॉट एंटर्ड इनटू इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस। Then India जो था, it was one of the major exporter in the world market of textiles in the 18th century. But mid of the 19th century उनका जो ये एक्सपोर्ट का जो ये मार्केट था ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। Why? Because of the oppressive policies of Britishers. Still cloth played a very important role in the movement of independence as well. बहुत सारे जो मिल ओनर्स थे अहमदाबाद और बॉम्बे के, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया महात्मा गांधी को।
जो कॉटन इवन टुडे जो कॉटन टेक्सटाइल हमारी है इंडिया में इज नाउ बिकेम अ वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एम्प्लॉय मोर वर्कर्स देन एनी अदर सेक्टर। सबसे ज्यादा वर्कर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है? हमारी कॉटन टेक्सटाइल में है। The textile industry of India is undergoing a major reorientation towards non-clothing application of textile known as technical textiles. आजकल एक reorientation चल रहा है कॉटन टेक्सटाइल में, एक नई टेक्निक यूज हो रही है जिसे हम कह रहे हैं, जिससे हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स बना रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो रशिया है और अदर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, और जो पावरलूम सेक्टर है इंडिया का, दैट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डोमिनेट्स इंडियाज लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. So with this note, your chapter ends here. Now you all are requested to please read this chapter properly and mark all your queries. In your live classes, I am going to resolve that out. Thank you. Stay safe and stay home.